हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPM में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके विज्ञान का क्लास नंबर 24, है ना। हमारी अभी तक कितनी क्लासेस आई हैं विज्ञान को लेकर? तो 24, है ना। और ये जो क्लास आपके याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की प्रयोगशाला परिचालक भर्ती को बिल्कुल ही डेडिकेटेड है ना। साथ में PSC के लिए, CGWAPM के लिए और रेलवे के लिए तो अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलवे के लिए क्या है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आपके, ठीक। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मैंने आपके लिए डिटेल में लाया हुआ है। ये आपके जो टॉपिक है जंतु जगत, है ना, एनिमल किंगडम। ठीक, एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग कुछ डिटेल में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम इसको आप लोग हिंदी में कहते हैं जंतु जगत, ठीक है। एनिमल किंगडम को क्या कहा जाता है? हिंदी में जंतु जगत, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं का समूह, ठीक। पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं सभी क्या होते हैं, ठीक है। पृथ्वी पे जितने भी जंतुओं का समूह पाया जाता है, जितने भी जंतु पाए जाते हैं उन्हें आपस में मिला के अगर समूह बना दें, ठीक है, तो ठीक है, तो जो बृहत उनकी जो संख्या के समूह बनती है उसको क्या कहा जाता है? जगत के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अब चूंकि जंतुओं का समूह इसलिए इसको जंतु जगत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जितने भी जंतु जगत है सभी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। जितने भी जंतु हैं, ठीक है, जितने भी जंतु जगत के जंतु हैं, ठीक है, ये कैसे हैं? तो यूकैरियोटिक हैं और साथ में बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो जंतु जगत में आप लोगों ने देखा क्या कि पृथ्वी पे जितने भी जंतुओं को समूह पाया जाता है, इन बड़ी संख्या, इन बड़े समूहों को जगत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चूंकि जंतुओं का समूह है इसलिए इसको जंतु जगत कहते हैं। और जंतु जगत में जो जंतु है वो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। तो जो जंतु होते हैं कैसे जीव है? तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, जो अपने जो भोजन के लिए, है ना, जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब जंतु जगत के हम लोग कुछ प्रमुख लक्षण देखते हैं, है ना। जंतु जगत के कुछ प्रमुख लक्षण देखते हैं। सबसे पहले कोशिकीय संरचना, कि उनकी कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो याद रखिएगा जंतु कोशिकाएं जो हैं यूकैरियोटिक होती हैं, याद रखना है, ठीक। जो जंतु जगत की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है। और जिनमें क्या होता है? नाभिक और अन्य कोशिका अंग होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होने के साथ साथ, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? जंतु में नाभिक पाया जाता है और नाभिक को छोड़कर अन्य कोशिका अंग भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके पोषण के बारे में देखते हैं कि ये जंतु जो है पोषण किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इनके पोषण के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। तो जंतु के बारे में क्या याद रखना है? विषमपोषी होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? तो विषमपोषी होते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं नहीं बना सकते हैं, अन्य जीवों या उनके उत्पाद पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो जंतु किस प्रकार के पोषी होते हैं? विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी कैसे होते हैं? कि अपने भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों जीवों पर या दूसरे उत्पादों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ठीक है, ठीक। और साथ ही याद रखिएगा कोशिका भित्ति का भाव होता है, ठीक है। जंतुओं में क्या तो कोशिका भित्ति का भाव होता है। इसके विपरीत देखा जाए तो पौधों के विपरीत जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। कहने का मतलब जंतु में क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि जो पौधे होते हैं पादप जगत उसमें क्या हो तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं गतिशीलता, ठीक है। जैसे पौधे आप देखते हैं तो पौधों का एक बहुत बड़ा समूह होता है जिसको पादप समूह के नाम से जाना जाता है। तो पौधे आपको कैसे देखने को मिलते हैं? स्थिर देखने को मिलते हैं, एक ही जगह पर क्या होते हैं? वो खड़े होते हैं। लेकिन जंतु जो है क्या करते हैं? ये अपने जीवन के, है ना, किसी न किसी चरण में गतिशील होते हैं। जंतु जो है क्या करते हैं? गतिशील होते हैं, है ना, गति करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जंतु जगत के लक्षण है। और जंतु जगत के बारे में आप लोगों ने क्या देखा? सभी जंतुओं का समूह जो किस प्रकार के होते हैं? यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं और अपना भोजन, ठीक ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर या दूसरे उत्पाद पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए अब देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ अब विकास, अब जंतु के विकास के बारे में बात करते हैं। तो जंतु में विशिष्ट, है ना,
विकास की अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि भ्रूण का विकास, है ना? जंतु में अगर किसी भी चीज़ का, हाँ, जंतुओं का अगर विकास होता है, तो उनकी अलग-अलग अवस्थाएँ होती हैं, है ना? उनकी अलग-अलग क्या होती है? अवस्था होती है। जैसे भ्रूण का विकास होना, फिर वो क्या होता है छोटे से, है ना? पहले बहुत छोटा-सा होता है, भ्रूण थोड़ा विकसित होकर शिशु बनता है। शिशु से वो क्या होता है ना? शिशु के पहले शैशव रहता है, फिर शिशु बनता है, फिर बालक बनता है, फिर वयस्क होता है, फिर प्रौढ़ होता है। ठीक है? तो इसी तरीके की अलग-अलग अवस्थाएँ इनमें पाई जाती हैं। ठीक है? उसी प्रकार अगला आपको देखेंगे लक्षण में, तो तंत्रिका तंत्र। अधिकांश जंतुओं में एक विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है? जितने भी जंतु उनमें क्या होता है? विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। जो क्या करता है, इसी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये जहाँ पर विचरण करते हैं अपने आस-पास के वातावरण को, ठीक है, कुछ संकेतों को समझते हैं और उनके जवाब देने में सक्षम बनते हैं। है ना? तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप तंत्रिका तंत्र देखेंगे, तो सभी जंतुओं में प्रायः आपको देखने को मिलता है, जब वो, हाँ, परिपक्व होते हैं तो उनमें विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जिसके कारण वे अपने आस-पास के, है ना, वातावरण में रहने के अनुकूल बन पाते हैं, उनकी चीज़ों को पहचानते हैं, ठीक है? और उसी के अनुसार अपना क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है? चलिए, देखिएगा, अब यहाँ तक तो जंतुओं के लक्षण हम लोगों ने देख लिया। अब जंतु जगत का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, जंतु जगत को विभिन्न संघों में वर्गीकृत किया गया है। किसमें? तो संघों में भागित किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। ठीक, सबसे पहला है पोरीफेरा संघ। इसमें इसके अंतर्गत जो स्पंज वाले जीव हो वो आते हैं, है ना? स्पंजी जीव किसके अंतर्गत आते हैं? तो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत। ये स्पंजी जीव कैसे होते हैं? तो सरल बहुकोष्ठीय होते हैं, है ना? सरल बहुकोष्ठीय होते हैं। ठीक है? इनका कोई वास्तविक अंग और ऊतक नहीं होता है। स्पंजी जो जीव है उसके क्या होते हैं? वास्तविक अंग और ऊतक नहीं होते। ठीक? तो उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो सिनेडेरिया में देखिएगा, है ना? जेलीफिश, कोरल, हाइड्रा, ये जो है पोरीफेरा संघ के उदाहरण हैं। ठीक है? तो पोरीफेरा संघ के उदाहरण आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है? सेनिडेरिया, जेलीफिश, कोरल, हाइड्रा, इस संघ के उदाहरण हैं। साथ में इनमें तंतु कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना? पोरीफेरा में क्या याद रखना है कि तंतु कोशिकाएं पाई जाती हैं और डंक मारने में ये क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ठीक, डंक मारने में ये क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। जैसे जेलीफिश हो गया, हाइड्रा का पौधा आप लोग देखेंगे तो ये क्या करता है? डंक मारता है ना? इसमें कांटे लगे होते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, अगला देखिएगा, प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, ये दूसरा, पहला आप लोगों ने देखा पोरीफेरा संघ, ठीक है? दूसरा आप लोगों ने देखा प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस, है ना? और ये याद रखिएगा सेनिडेरिया। ठीक, देखिएगा, ये यहाँ पे पोरीफेरा एक संघ है, अगला है सेनिडेरिया एक संघ है ना? जिसके अंतर्गत जेलीफिश, कोरल और हाइड्रा इसके उदाहरण है। तंतु कोशिकाएं होती हैं और डंक मारने में सक्षम होता है। ठीक है? और इसके बाद है प्लेटीहेलमिंथिस। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो कृमि होते हैं ना, फीता कृमि और फ्लैटवर्म, इस संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? प्लेटीहेलमिंथिस के अंतर्गत जितने भी कृमि होते हैं, है ना? जैसे कि फीता कृमि हो गया नाम का, फ्लैटवर्म, ये भी क्या है? तो फ्लैट कृमि है। ठीक है? ये कैसे होते हैं? तो चपटी कृमि होते हैं। इनकी शरीर गुहा नहीं होती है ना? इनमें शरीर गुहा नहीं पाया जाता है। ठीक है? तो प्लेटीहेलमिंथिस में आप लोग क्या देख पाते हैं? फीता कृमि और क्या फ्लैटवर्म के जो संघ के जीव हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कृमि जो है चपटे होते हैं और इनमें शरीर गुहा नहीं पाया जाता है। ठीक है? वैसे कृमि आप देखे होंगे तो उसमें कोई विशेष शरीर गुहा आपको देखने को नहीं मिलता है ना? शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है? वो क्या होते हैं? लगभग एक ही आकार के होते हैं और एक ही आकृति के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? चलिए, देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। अगला संघ है नेमाटोडा। इसका जो उदाहरण है इस संघ का, यह है राउंड वर्म। ठीक, नेमाटोडा संघ का उदाहरण राउंड वर्म है। ये कैसा होता है? तो ये बेलनाकार कृमि है ना? ये कैसा है? तो बेलनाकार कृमि है, जिनमें एक छद्म कोशिका गुहा होती है। जिसमें क्या होती है? एक छद्म कोशिका गुहा होती है। अगला आप देखेंगे एनेलिडा। इसके अंतर्गत केंचुआ और जोंक आता है ना? एनेलिडा संघ के अंतर्गत कौन आता है? तो याद रखिएगा केंचुआ और जोंक। और इनके शरीर किस प्रकार के होते हैं? तो खंडित होते हैं। खंड खंड में क्या होते हैं? बटे होते हैं। ठीक है? अगला आप देखोगे तो आर्थ्रोपोडा। अगला आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा।
इसके अंतर्गत कीड़े मकोड़े और क्रस्टियन संघ के आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर कीड़े मकोड़े और क्रस्टेशियन ये आपको देखने को मिलते हैं। इनका जो बाह्य कंकाल होता है कैसा होता है, कठोर होता है ना। बाह्य कंकाल कैसा होता है, कठोर होता है। और शरीर खंडों में, आर्थ्रोपोडा का शरीर भी खंडों में बटा होता है। एनेलिडा का शरीर भी खंडों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक, इसके बाद अगला आप देखेंगे मोलास्क। ये आपको देखने को मिलता है। घोंघे, सीप और ऑक्टोपस इसके उदाहरण है ना। जो घोंघे हो गया, जो सीप है और ऑक्टोपस देखे होंगे किसके उदाहरण है, तो मोलास्क के उदाहरण है, आपको याद रखेंगे। इनका शरीर जो है क्या होता है, नर्म होता है और इनकी बाहरी त्वचा जो है या बाहरी जो हिस्सा है या कठोर खोल से क्या होता है, ढका होता है। ठीक है, इसका जैसे घोंघा आप देखे होंगे, सीप देखे होंगे, है ना। ये कठोर खोल से इनका जो हिस्सा क्या होता है, कुछ हिस्सा आपको अधिकांश हिस्सा देखने को मिलता है कि उसे ठीक है सुरक्षित करके रखता है उसके अंदर के हिस्से को। ठीक है, तो मोलास्क के अंदर घोंघे आते हैं, सीप आता है और ऑक्टोपस आता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला है ना। अगला आपको जो संघ है ये है इकाइनोडर्मेटा, है ना। अगला संघ आपको देखने को मिला कौन सा, तो इकाइनोडर्मेटा। इसका जो उदाहरण है ये है स्टारफिश और समुद्री आर्चिन। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो याद रखिएगा स्टारफिश और समुद्री आर्चिन। ठीक है, इनमें याद रखिएगा रेडियल सममित शरीर होता है। इकाइनोडर्मेटा की शरीर किस प्रकार का होता है, तो रेडियल सममित शरीर होता है। ठीक, अगला आप देख पाएंगे कार्डेटा संघ। इसके अंतर्गत मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी संघ के अंतर्गत आता है। कार्डेटा जो है ना, याद रखिएगा मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी इन सभी के अंतर्गत कार्डेटा संघ आता है। ठीक, ये पृष्ठी रज्जु रखते हैं, पृष्ठी तंत्रिका रज्जु रखते हैं और गिल श्लिष्ट इनमें पाया जाता है। कार्डेटा में याद रखिएगा पृष्ठी रज्जु है ना, पीठ का जो एरिया है वो देखने को मिलता है। पृष्ठी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जैसे मछली आप लोगों ने देखा होगा, सरीसृप आप लोगों ने देखा होगा, पक्षी देखा होगा, है ना। तो इसमें पृष्ठी तंत्रिका रज्जु भी देखने को मिलता है और गिल स्लिट्स भी आपको देखने को मिलता है। तो जंतुओं का महत्व के बारे में देखिएगा। जंतु जो है पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक उपभोक्ता दोनों के रूप में ये कार्य करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, कुछ उत्पादक चीजों को ये खाते हैं, ठीक है, कुछ प्राथमिक उपभोक्ताओं और कुछ प्राथमिक उपभोक्ता इनको क्या करते हैं, उपभोक्ता के रूप में इसको खाते हैं। उसी प्रकार जंतु परागण, बीज फैला और मिट्टी के निर्माण में भी क्या है, जंतुओं इनका जो है महत्व है। इनसे क्या किया जाता है, मदद लिया जाता है ना। जंतु परागण, बीज फैला और मिट्टी के निर्माण में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। कई जंतु मनुष्यों के लिए भोजन, कपड़े और दवाओं का भी स्रोत है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। अब इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी है कौन, ये आपको बताना है। समुद्र में मुक्त जीवी प्राणी कौन सा, ये बताना है। ए निमोटोडा, बी मोलास्क, सी आर्थ्रोपोडा, डी इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर आपको जो उत्तर होगा ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये मैंने कैसे बताया कि ये रेडियल समरूपता रखते हैं, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कैसे ये रखते हैं, तो रेडियल समरूपता ये रखते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है, इनमें कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है। कैसा, तो कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है किसमें, तो इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, और कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। जैसे याद रखिएगा तारा मछली, है ना। और एक मैंने क्या बताया था, समुद्री अर्चिन। एक मैंने आपको क्या बताया था, समुद्री अर्चिन। ठीक है, साथ ही समुद्री खीर, ये किसके उदाहरण है, तो याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा के, है ना। ये किसके उदाहरण है, तो याद रखिएगा समुद्री खीर, ये इकाइनोडर्मेटा के। ये चीज क्लियर हो गई किसके बारे में, इकाइनोडर्मेटा के बारे में, है ना। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिएगा आर्थ्रोपोडा के बारे में। याद रखिएगा ये सबसे बड़ा संघ है ना। आर्थ्रोपोडा जो है क्या है, सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, और साथ ही आपको क्या याद रखना है, इनमें श्वास के लिए श्वास नली और साथ ही फेफड़े दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में क्या देखा आप लोगों ने, श्वास नली और फेफड़ा दोनों क्या होता है, मौजूद होता है। उदाहरण इसका देखेंगे तो तितलियां, साथ ही तिलचट्टे और झींगा मछली, ये सभी आर्थ्रोपोडा के क्या है, तो उदाहरण है। उसके बाद मोलास्क, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, है ना। मोलस्क के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। चलिए इसके बारे में देखते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं चीजों को। तो मोलास्क के बारे में क्या याद रखना है,
अकशेरुकी होते हैं। ठीक, अकशेरुकी होते हैं। ठीक है, उदाहरण देखा आप लोगों ने क्या, सीप जो मैंने बताया, साथ ही ऑक्टोपस, है ना, इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, और काइटन। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। निमोडेटा के बारे में याद रखना है कि सूक्ष्म कीड़े इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। सूक्ष्म कीड़े वाले जीव जंतु जो है निमोटोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साथ ही ये क्या होते हैं, मिट्टी में क्या, मैंने थोड़ी देर बताया है ना, मिट्टी से संबंधित गतिविधियों में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखा जाए तो फाइलेरिया। ठीक है, उदाहरण इसका देखेंगे तो फाइलेरिया, उसी प्रकार पिनवार्म और हुकवार्म, ये सभी किसके उदाहरण है, तो निमोटोडा के उदाहरण है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबी आकार की होती है, आपको बताना है। ए तंत्रिका कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी रक्षक कोश, डी लाल रक्त कोशिकाएं। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये कैसी होती है, तो एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबी आकार की होती है, याद रखिएगा। ये किस प्रकार की कोशिका है, तो रक्षक कोशिका है। ठीक है, ये किस प्रकार की कोशिका, तो आपको याद रखना है रक्षक कोशिका है ना। ये क्या करती है, रोगों से रक्षा करती है ना, रोगों से रक्षा करती है। या ऐसा कहें, जो रोग होते हैं, है ना, उसको क्या करती है, रोग के कारक को ये नष्ट करती है। ठीक, रोग कारक को क्या करती है, नष्ट करती है। ठीक है, और उसी प्रकार तंत्रिका कोशिकाएं आप देखेंगे, है ना, तंत्रिका कोशिका में आप देखते हैं तो यहाँ आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका आप देखते हैं तो तंत्रिका कोशिका में देखने को मिलता है ना, ये क्या कहलाते हैं, तंत्रिका कोशिका तो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ठीक, तंत्रिका कोशिका को और हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ये बेसिकली उत्तेजक का काम करता है। ठीक है, उत्तेजक या संवेदनाओं का काम करता है। ठीक, उत्तेजक और संवेदना का काम करता है, या ऐसा कहें कुछ भी जो सूचना है, ठीक है, सूचना को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, सूचना का स्थानांतरण करने का काम करता है। ठीक है, सूचना को पूरे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, या क्या कहा जाए, सूचना का स्थानांतरण करने का काम करता है। उसी प्रकार रक्षक कोश, है ना, ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये पेट के हिस्से में देखने को मिलता है। ये जो गैसों के प्रकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना, जो हमारे पेट में गैस बनता है उसके प्रसार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, लाल रक्त कोशिकाएं, तो इसमें याद रखिएगा ये लाल किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। लाल किस कारण होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो याद रखिएगा प्रोटीन है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, तो प्रोटीन है। और साथ ही ये क्या करता है, लाल रक्त कणिकाएं जो फेफड़े से रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है ना। फेफड़े से रक्त को शरीर के पूरे भागों में क्या करता है, तो पहुंचाता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि नाम पद्धति के कोड के अनुसार जैविक नाम के 2 भाग क्रमशः क्या होते हैं, बताने हैं। ए कुल और वंश, बी जाति और वर्ग, सी वर्ग और कुल, डी वंश और जाति। देखिएगा, यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वंश और जाति, है ना, वंश और जाति। ठीक, वंश और जाति। देखिएगा, है ना, जैसे कि मैं बताता हूँ, हम है मानव। ठीक, और मानव के अगर आप, ठीक है, वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस। तो जब लिखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, ये जो 2 नाम है इसी को द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। इन 2 नामों को क्या, तो द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसका जो पहला होमो है ये किसको बताता है, तो वंश को बताता है। और सेपियंस किसको बताता है, तो जाति को बताता है। सेपियंस किसको बताता है, तो जाति को बताता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको बताने हैं। ए तितली, बी तिलचट्टा, सी ऑक्टोपस, डी मकड़ी। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा
ये हो जाएगा ऑक्टोपस, है ना, ये हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया, मोलास्क, ठीक है, क्या बताया, मोलास्क। और साथ ही मोलास्क में कौन से किसके अंतर्गत, याद रखिएगा सेफलापोडा के अंतर्गत, ठीक है। मोलास्क में किसके अंतर्गत आता है, तो सेफलापोडा के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। बाकी तितली, तिलचट्टा और मकड़ी ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और साथ में ऑक्टोपस के बारे में अगर आप कुछ जानना है तो याद रखिए ऑक्टोपस में 3 दिल होता है, ठीक है। ऑक्टोपस में कितने दिल पाए जाते हैं, तो 3 दिल पाए जाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखे रहना। ठीक है दोस्तों, है ना। तो आज की क्लास में जितनी चीजें मैंने लाई हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में स्टार्टिंग में कुछ हम लोग डिस्क्रिप्शन देखे थे, है ना, उन चीजों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। आज हम लोगों का 24 क्लास है और इसके बाद भी आगे आपकी क्लासेज जो है आपके एग्जाम तक कंटिन्यू होती रहेंगी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए।